ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। ड्यू टू सम रीजंस मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट नाउ आई एम बैक विद द वीडियोज़। अब जितने भी चैप्टर्स बचे हैं आपके होम साइंस के, क्लास 12th के, सब चैप्टर्स की वीडियोज़ अब रेगुलरली डलेगी। नो वरीज़, इस बार एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि मैं सब चैप्टर्स की वीडियो एकदम डिटेल में बना के डालती हूँ। चाहे कितने भी पार्ट्स बन जाएं, 4 या 5, वो मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरा कंसर्न यही होता है कि आपको हर एक लाइन, हर एक चीज़ समझ में आई चैप्टर की। तो अभी मैं चैप्टर 6 से शुरू कर रही हूँ। इस बुक के मेरे ख्याल से 2-3 चैप्टर्स और रह गए हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बुक भी शुरू करेंगे। So let's start with the chapter 6, फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। तो इस चैप्टर में हम फूड क्वालिटी के बारे में और फूड सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फूड इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन। Food-borne illness is a major problem of public health concern. जो फूड बॉर्न इलनेस मतलब कि जो फूड से इलनेस होती है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मेजर प्रॉब्लम है फूड हेल्थ कंसर्न की। सो इन इंडिया द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 to 16 में ये बताया गया था कि 2 लाख चिल्ड्रन लेस देन 5 years ऑफ एज वो सफ़र करते हैं फ्रॉम एक्यूट डायरिया। 2 लाख बच्चे 5 साल से कम उम्र वाले, ठीक है, 2 लाख बच्चे जो हैं वो सफ़र करते हैं एक्यूट डायरिया से। ये सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें ये बताया गया था। आपकी बुक में जो पुराने वाला है उसके अंदर जो है 2010 दिया हुआ है, बट अभी अपडेटेड में जो है 15 to 16 का दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस। सो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी आर इम्पॉर्टेंट एट होम लेवल बट आर क्रिटिकल इन लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। अब जब भी हम घर पे खाना बनाते हैं तो ज़रूरी तब भी है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी जो है वो तब भी ज़रूरी है जब घर के लेवल पे खाना बनाते हैं, बट ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है जब हम लार्ज स्केल पे खाना बनाते हैं, बिकॉज हम वहाँ पे बहुत सारे लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। एंड ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब हम लार्ज स्केल पे खाना बनाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में वो खाना आता है। अगर हम घर के लेवल पे खाना बनाते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं खाना बनाने के अंदर। बट अगर हम बात करें कि लार्ज स्केल अगर हम फूड प्रोडक्शन वो कर रहे हैं या फिर हम बना रहे हैं, खाना प्रोसेस कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो तब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो खाना है वो ज़्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट में आता है, तो ज़्यादा चांस होते हैं कि वो खाना जो है वो डैमेज या फिर स्पॉइल हो सकता है। ओके, सो अभी जो इम्पोर्टेंस है फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी की, वो इम्पोर्टेंस अब के टाइम पे ज़्यादा बढ़ गई है। पहले के टाइम पे जो फूड क्वालिटी और सेफ्टी था वो इतना मेजर कंसर्न नहीं था जितना अब के टाइम पे हुआ है। अब क्यों हुआ है उसके रीजंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे लोगों के लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स बदल रही हैं, लोग जो ज़्यादातर बाहर खाना प्रेफर करते हैं। तो कमर्शियल सेटिंग में फूड जो है, जो मैंने बताया आपको पहले कि बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट में आता है, सो फूड इज़ हैंडल्ड बाय मैनी पर्सनस। सो इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फूड जो है वो ख़राब हो सकता है, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा लोगों को कॉन्टैक्ट में खाना आता है। दूसरा ये कि अब प्रोसेस्ड और पैकेज फूड आने लगा है, ठीक है। तीसरा ये है कि पहले के टाइम पे स्पाइसेस और जो भी हम यूज़ करते थे खाने के अंदर चीज़ें, वो घर का बनाए हुए चीज़ें होती थी, बट अब के टाइम पे क्या है कि स्पाइसेस जो हैं वो हम पैकेजिंग में लाने लगे हैं। तो पहले अब क्या था कि प्रोसेस्ड फूड का तो है ही कंसर्न, बट जो रॉ मटेरियल लाइक स्पाइसेस वगैरह जो है उनका भी कंसर्न बढ़ गया, क्योंकि वो भी जो है हम पैकेजिंग वाला लाने लगे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे खाना बना, प्रोसेस हुआ और कंजप्शन में उसमें बहुत लंबा गैप आता है, जैसे मतलब कहीं पे खाना बना तो फिर अब वो उसका ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लेगा, तो जब वो
टाइम लेगा, तो जब वो हम कंज्यूम करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम जो है बीच में गैप है। तो एक ये भी जो है पॉइंट है। उसके बाद दूसरी चीज़ें ये है कि जैसे इंडिया के अंदर बाकी इंडिया में लाइक ट्रेड होता है, लाइक जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो भी इंडिया के अंदर जो है खाना जो है भेजती हैं। तो उससे क्या होता है कि ज़रूरी है कि हर एक कंट्री जो है वो अपना एक फूड स्टैंड, तो ये इसलिए ज़रूरी है कि हर एक कंट्री जो है वो प्रोटेक्ट करे सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड। तो इसलिए इफ़ेक्टिव फूड स्टैंडर्ड और एक कंट्रोल सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, कंट्री के अंदर भी और बाहर भी, ठीक है, ताकि जो क्वालिटी है और सेफ्टी है फूड की वो मेंटेन रहे। और भी चीज़ें हैं जैसे पॉल्यूशन है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये सब भी रीजंस हैं जिसकी वजह से फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी जो है वो एक कंसर्न बन गया है आज के टाइम पे। अभी हम बढ़ते हैं आगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी का मतलब क्या है कि फूड सेफ्टी का मतलब है कि वो जो खाना है जो भी कोई कंज्यूम कर रहा है उसको वो खाना हार्म ना पहुंचाए, दैट इज़ फूड सेफ्टी। अब फूड सेफ्टी को पढ़ने के लिए हमको दो टर्म्स को जो है समझना पड़ेगा, टॉक्सिसिटी एंड हैजर्ड। टॉक्सिसिटी का मतलब है कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस हार्म और इंजरी ऑफ एनी काइंड अंडर एनी कंडीशन। हैजर्ड का मतलब है प्रोबेबिलिटी कि वो हार्म पहुंचा सकता है अगर वो एक प्रिस्क्राइब्ड तरीके से जो दिया गया है उसके तरीके से वो ना माना जाए तो वो हार्म पहुंचा सकता है। सो बेसिक सी बात है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है। कैपेसिटी के अंदर टॉक्सिसिटी के अंदर यू हैव टू रिमेंबर कैपेसिटी कि उसकी कितनी कैपेसिटी है हार्म पहुंचाने की, और हैजर्ड के अंदर हम याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है हार्म पहुंचाने की अगर वो प्रिस्क्राइब्ड तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा प्रोडक्ट, तो प्रिस्क्राइब्ड तरीके से एंड प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में यूज़ नहीं किया जा रहा तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी हार्म करने की। सो हैजर्ड जो है एक ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डिफाइन हैजर्ड और कितने टाइप के हैजर्ड हैं, एग्जाम्पल देखिए उनको समझाइए, मतलब उनके एग्जाम्पल्स दीजिए और उसको समझाइए। तो अभी हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ हैजर्ड। ओके, सो 3 तरीके के हैजर्ड हैं। सबसे पहला है फिजिकल हैजर्ड, दूसरा है आपको केमिकल हैजर्ड, थर्ड है बायोलॉजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड क्या है, सिंपल तरीके से समझते हैं। फिजिकल हैजर्ड वो है जैसे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है, सब्सटेंस, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो यूजुअली नहीं मिलती, नहीं मिलती है उसके अंदर, और जो इलनेस या फिर इंजरी पहुंचा सकती है। ये सब्सटेंस जैसे हो सकते हैं वुड, स्टोन्स, ठीक है, हेयर एटसेट्रा। ये हो गया फिजिकल हैजर्ड। और इसके एग्जांपल्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं फिजिकल हैजर्ड इन फूड, जैसे कि आपका दिया हुआ है हेयर, स्टोन, मैचस्टिक, ज्वेलरी, ये सब दिए हुए हैं आपको। तो ये यहाँ से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि ये एग्जांपल्स हैं फिजिकल हैजर्ड के। अब बढ़ते हैं केमिकल हैजर्ड की तरफ। केमिकल हैजर्ड का मतलब है कि कोई भी केमिकल्स किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मिलता है जो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली ऐड किया गया फूड के अंदर, ठीक है। इसमें हो सकती हैं जैसे कि आपका केमिकल रेसिड्यूज, प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर्स और अदर एडिक्टिव्स। इसके एग्जाम्पल्स ऊपर भी दिए हुए हैं। इनविजिबल केमिकल हैजर्ड इन फूड, जैसे कि आपका क्लीनिंग केमिकल्स हो गया, अडल्ट्रेंट्स हो गया, एक्सेसिव ऑफ परमिसिबल फूड एडिक्टिव्स हो गया, नॉन परमिसिबल फूड एडिक्टिव्स हो गया। ये एग्जाम्पल्स हैं इनविजिबल केमिकल हैजर्ड इन फूड्स के। अब बढ़ते हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड। तो ये हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी फूड के अंदर मिले, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर एसोसिएटेड विद फूड एंड कॉज डिजीज। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो डिजीज कॉज कर सकें, उसको हम बोलते हैं फूड बॉर्न पैथोजेंस। डिफाइन करने के लिए आ सकता है डिफाइन फूड बॉर्न पैथोजेंस। तो यही इसका सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के साथ जुड़े हुए हों और वो डिजीज़ पहुंचा सकें
उनको बोलते हैं फूड बॉर्न पैथोजेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड बॉर्न डिजीज़ जो माइक्रोबायल पैथोजन से होती है, वो है इन्फेक्शंस एंड पॉइजनिंग। इस वाले पेज पर दिया हुआ है आपको विजिबल बायोलॉजिकल हैज़र्ड और इनविजिबल हैज़र्ड, जिसको हम माइक्रोबायोलॉजिकल भी बोलते हैं। इसको छोड़ना मत कि सोचो कि भाई ये क्या डायग्राम वायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे एग्ज़ाम में आया था ये, जब मैंने अपने मेरे एग्ज़ाम्स थे तब उसमें ये आया था डायग्राम, और मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि क्या डायग्राम वायग्राम में कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए आपको नहीं छोड़ना है ये। ऐसे आ सकता है कि बायोलॉजिकल हैज़र्ड को डिफ़ाइन करो और विजिबल बायोलॉजिकल हैज़र्ड और इनविजिबल हैज़र्ड के एग्जांपल्स बताओ। तो विजिबल हैज़र्ड में आ सकता है, विजिबल बायोलॉजिकल हैज़र्ड में आ सकता है आपका वॉर्म्स, कॉकरोचेस, कैटरपिलर्स, फ्लाई। इनविजिबल में आ सकते हैं बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, वायरसेस एंड मोल्ड्स। एंड डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन इनविजिबल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़र्ड कि भाई माइक्रोबायोलॉजिकल ये क्या आ गया, ये इनविजिबल ही बोलते हैं इसको भी, ठीक है। तो इसको हम इनविजिबल और माइक्रोबायोलॉजिकल दोनों बोल सकते हैं। तो ये याद करना मत भूलना, एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, याद कर लेना एग्जाम्पल्स सबके, फिजिकल हैज़र्ड के भी, केमिकल हैज़र्ड के भी और बायोलॉजिकल हैज़र्ड के भी। बायोलॉजिकल हैज़र्ड में दोनों याद रखने हैं, विजिबल एंड इनविजिबल हैज़र्ड, दोनों के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ओके, अब बात करते हैं फूड इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो ये कैसे होता है, फूड इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग कैसे होता है? अगर हम एब्जॉर्ब कर लें कोई भी लाइव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, तो फूड इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग हमको हो सकता है। सैल्मोनेला एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का, फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का। सैल्मोनेला इन्फेक्शन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। अब ये जो इन्फेक्शन है, सैल्मोनेला जो ऑर्गेनिज्म है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? सो दिस एग्जिस्ट इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल, और रॉ मिल्क और एग्स भी इसके सोर्सेज हैं। तो ये सबसे पहले हमने इस पैराग्राफ को अगर आप सिर्फ रीड करोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। व्हेन आई वाज रीडिंग दिस पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं आया था, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं 2-3 पार्ट्स में, फिर इसको समझते हैं। तो इस पे हम समझने वाले हैं बेसिकली फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो ये हमने सबसे पहले समझ लिया कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहला पार्ट ख़त्म कि भाई होता कैसे है। अगर हम एब्जॉर्ब कर लें फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो फूड इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग हमको हो सकती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें फूड इन्फेक्शन या फिर फूड पॉइजनिंग की, तो सैल्मोनेला इन्फेक्शन एक एग्जाम्पल है इसका। सैल्मोनेला ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स में और रॉ मिल्क एंड एग्स में, ठीक है, ये इसके सोर्सेज हैं। सैल्मोनेला को हम डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? तो हीट इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है सैल्मोनेला को, पर इनएडिक्वेट कुकिंग जो है वो भी इन ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करती है सर्वाइव करने में। अब ये फैलता कैसे है? सैल्मोनेला जो है वो कैसे फैलता है? तो ये फैलता है, स्प्रेड होता है थ्रू क्रॉस कॉन्टैमिनेशन। क्रॉस कॉन्टैमिनेशन का मतलब क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक कुक है, उसने एक चॉपिंग बोर्ड पर कट करी रॉ मीट। अब उसको उसने क्लीन नहीं किया और उसके ऊपर उसने सैलेड कट कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब सैलेड तो हम पकाने वाले हैं नहीं, तो जो भी इन्फेक्शन उसमें चॉपिंग बोर्ड पर रह गए होंगे वो उस सैलेड के अंदर चले गए होंगे। तो ये हो गया क्रॉस कॉन्टैमिनेशन। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि सैल्मोनेला इन्फेक्शन जो है अगर फूड को कैसे इन्फेक्ट कर सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड फूड हैंडलर उसको खाने को टच करता है अपने बिना हाथ धोए या फिर तो उससे भी जो है ये फैल सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं सैल्मोनेला इन्फेक्शन के? डायरिया, फीवर एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले समझा कि ये कैसे होता है, फिर इससे इसका एग्जाम्पल समझा, एग्जाम्पल हमने सैल्मोनेला इन्फेक्शन के बारे में समझा, फिर हमने देखा कि ये कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, थर्ड हमने पढ़ा कि ये कैसे फैलता है, और फोर्थ हमने पढ़ा कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो।
अब बढ़ते हैं फूड इंटॉक्सिकेशन के बारे में. ओके, सो some bacteria produce harmful toxins which are present in food even if pathogen has been killed. तो जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं हार्मफुल टॉक्सिन्स जो फूड के अंदर होते हैं, अगर पैथोजेंस किल हो चुके हैं तो भी जो है प्रेजेंट होते हैं. अब ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन, कब प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन? जब खाना या तो अच्छे तरीके से गर्म नहीं हुआ है या फिर अच्छे तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स. ठीक है, अब ये टॉक्सिन्स जो है वो टॉक्सिन्स ये ऐसे हैं कि हम इनको ना तो डिटेक्ट कर सकते हैं बाय स्मेल, ना ही बाय अपीयरेंस और ना ही बाय टेस्ट. वन एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म इज स्टेसाइलोकोकस ऑरिस. इसको शायद मैं गलत प्रोनाउंस भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता करेक्ट. तो ये एग्जाम्पल है इसका. सच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एयर में, डस्ट में और वाटर में. और दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन नेसल पैसेज, थ्रोट एंड ऑन स्किन एंड हेयर ऑफ 50% ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल. जो लोग कैरी करते हैं इस ऑर्गेनिज्म को, वो मतलब जिसको ये ऑलरेडी हुआ वो होता है, वो कंटामिनेट कर सकते हैं फूड को. मतलब फूड जो है अगर उनके टच करने से फूड जो है वो स्पॉइल हो सकता है इफ़ दे टच दीज प्लेसेस ऑन बॉडी वाइल फूड हैंडलिंग. डायरिया इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ दिस कंटामिनेशन. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डायरिया. पैरासाइट्स जो हैं वो भी इन्फेस्टेशन जो हैं वो कॉज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल है वॉर्म इन्फेस्टेशन बाय टेप वॉर्म इन पोक. And food can infested by pests and insects also. सारे हैज़र्ड्स में जो हमने पढ़े, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैज़र्ड, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज माना गया है बायोलॉजिकल हैज़र्ड को, जिससे फूड बॉर्न इलनेस होती है. ठीक है, सो बायोलॉजिकल हैज़र्ड आर एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ फूड बॉर्न इलनेस. In spite of all efforts in the area of food safety, microbial food-borne pathogens are still a serious concern and new pathogens continue to emerge. So these are some questions जो आपको करने हैं, बताने हैं. तो बाकी जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. तब तक आप इन क्वेश्चंस के आंसर कीजिए. ठीक है, और अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है अब तक तो आपको वापस से बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. आप ऑन द स्पॉट इनको आंसर कर सकते हैं. सबसे पहला है डिफाइन टॉक्सिसिटी, दूसरा है डिफाइन हैज़र्ड, थर्ड है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ हैज़र्ड एंड गिव एग्जाम्पल्स ऑल्सो, फोर्थ है डिफाइन फूड इंटॉक्सिकेशन. ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर कीजिए आप और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रखना. Okay, and we'll meet in next part now. Bye bye.